नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना चैनल 24 स्टडी वाला पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पॉलिटी के जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को यूथ पब्लिकेशन का पढ़ाया था, उसमें से आज हम आप लोगों को कठिन से कठिन क्वेश्चन और उससे जो भी रिलेटेड स्टेटमेंट है, उस सारे स्टेटमेंट को मैं पढ़ाऊँगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस लेक्चर को। इसमें जो आपका पहला स्टेटमेंट यह है कि अनुच्छेद 371 में नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 371 में नागालैंड के लिए विशेष प्रावधानों का प्रबंध किया गया है। इसके अलावा जो है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य को लिए तो अनुच्छेद 371 में इसका वर्णन किया गया, जिसके लिए यह विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। नागालैंड को लिए अनुच्छेद 371A, असम के लिए 371B, मणिपुर के लिए 371C, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए अनुच्छेद 371D। आगे देखते हैं दोस्तों, तो आगे है स्वतंत्रता के पश्चात त्रिपुरा वर्ष 1949 में भारत का हिस्सा बना। कब बना हिस्सा? तो 1949 में। 1 जुलाई 1963 को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। आगे चलकर 21 जनवरी 1972 को से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। कब? 1972 में। किसको? त्रिपुरा को। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, तो 21 जनवरी 1972 का गठन किया गया। तो किसका गठन किया गया? तो मेघालय का। किसका? मेघालय का। तो मेघालय का गठन किया गया 21 जनवरी 1972 को। तेलंगाना का गठन किया गया 2 जून 2014 को। उड़ीसा का गठन किया गया है 26 जनवरी 1950 को। और गोवा का गठन किया गया है 30 मई 1987 को। आगे सिक्किम में कब भारत का एक राज्य बना था? तो सिक्किम कब भारत का एक राज्य बना था? तो 1975 में। 1975 ईस्वी में 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, जबकि 36वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, 16 जून 1967 को श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में गोवा ओपिनियन पोल कराया गया। यह संपूर्ण देश में करवाया गया। यह प्रथम ओपिनियन पोल था जो गोवा के महाराष्ट्र में विलय के विरुद्ध था। आगे इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है भारतीय संसद को जातियों, उपजातियों, जनजातियों और अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह है अनुच्छेद 341। कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 341 है। अनुच्छेद 341 जो है राष्ट्रपति को जातियों, उपजातियों, जनजातियों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने या उसे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर आदि। अनुच्छेद 200 में राज्यपाल द्वारा विधेयक पर अनुमति देने का अधिकार। और अनुच्छेद 241 द्वारा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हैं। इसमें केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। अवशिष्ट विषय केंद्र को हस्तांतरित किए गए, किंतु राष्ट्रीय हित से जुड़े अन्य विषय जो राज्य सूची में अनुसूचित हैं, यदि उन पर कानून बनाने हेतु राज्यसभा प्रस्ताव पारित कर दे तो उस पर कानून बनाने की शक्ति केंद्र को हस्तांतरित हो जाती है। आगे है अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो ये थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। कौन थे 370 के मुख्य मसौदाकार? तो एन गोपाल अयंगर थे। अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार जो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। जब भारत आज़ाद हुआ तब कश्मीर पर डोगरा राजवंश का शासन था। किस राजवंश का शासन था? तो डोगरा राजवंश का शासन था। उस समय डोगरा राजवंश के राजा हरि सिंह थे। ठीक, तो ये अनुच्छेद अगर पूछेगा तो 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो थे एन गोपाल स्वामी अयंगर थे मसौदाकार। ठीक है, और अगर पूछेगा ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, या प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी बोलते हैं इनको। तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के निर्देशक सिद्धांत DPSP शामिल है। इन सिद्धांतों का उद्देश्य जो है लोगों की सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और भारत के लिए एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करना है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में यह प्रावधान है कि राज्य सभी कामगारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी और एक उचित जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। आगे देखते हैं,
भारतीय संविधान के भाग 4 का अनुच्छेद 43 बी सहकारी समितियों के संवर्धन से संबंधित है। राज्य सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कामकाज और लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति जो है अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को तथा उच्च न्यायालय को अनुच्छेद 226 के तहत दिया गया है, जो मौलिक अधिकारों का रक्षक एवं गारंटीकर्ता की भूमिका प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा को अमेरिकी संविधान से लिया गया। किस संविधान से? तो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 53 में आपको बताया गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में होगी। अनुच्छेद 54 में बताया गया है कि राज्य के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 14 का है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित होगा। अनुच्छेद 55 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति से संबंधित होगा। और अनुच्छेद आपका जो 56 है तो राष्ट्रपति के पदावधि या कार्यकाल को संबंधित है। राष्ट्रपति अपने पद की ग्रहण जो के तारीख से 5 वर्ष तक धारण करेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 371 के तहत नागालैंड राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 असम राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। अनुच्छेद 371 मणिपुर राज्य के लिए विशेष प्रावधान और डी में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य के लिए विशेष प्रावधान है। आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य सूची में स्थानीय महत्व के विषय शामिल होते हैं। इनमें से कौन सा राज्य जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कौन सा राज्य सूची के अंतर्गत वह है सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। क्या है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। आगे देखते हैं दोस्तों, तो राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले अन्य विषय जो हैं पुलिस है, भूमि सुधार हो जाएगा, प्रति व्यक्ति कर हो जाएगा, कृषि हो जाएगा, गैस हो जाएगा आदि है। असंघ सूची के अंतर्गत आने वाले विषय में देखेंगे तो विदेशी मामले हो जाएंगे, रेडियो हो जाएगा, टेलीविजन हो जाएगा, बैंकिंग, बीमा, जनगणना, निगम कर आदि आता है। असमवर्ती सूची के अंतर्गत देखेंगे तो विद्युत है, वन है, जनसंख्या नियंत्रण है, परिवार नियोजन है, योजना है, सामाजिक नियोजन है, गोद लेना आदि हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, तो भारतीय संविधान के 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। उस समय मूल संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ और 22 भाग थे। अक्टूबर 2020 तक जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कुल 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भाग हैं। वर्तमान 21-22 में अनुच्छेदों की संख्या 470 हो गई है, लेकिन भारतीय संविधान के मूल अनुच्छेद में 395 ही हैं। आगे देखते हैं, अनुच्छेद 340 जो है ग्राम पंचायतों का गठन करेगा, संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 जो है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्रदान करने का अधिकार है। अनुच्छेद 42 जो है काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। कौन? अनुच्छेद 42 है। तो 40 में ग्राम पंचायतों है, 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक की सहायता पाने के लिए, 42 में काम को न्यायसंगत और मनोविचित दशाओं में प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। और 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाह, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन के लिए किया गया है। अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 270 में उद्गृहित कर और उसका राज्यों और संघ के बीच वितरण हो जाएगा। अनुच्छेद 243 जो है पंचायत एवं नगर पालिका के गठन, संरचना, शक्तियाँ और उत्तरदायित्व से संबंधित प्रावधान किया गया। और 51 जो है मूल कर्तव्य से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में अंतर जातीय परिषद के गठन का प्रावधान है। किसमें? तो अनुच्छेद 263 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 261 में सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 262 में अंतः जातीय नदियों, नदी घाटियों के जल का उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवादों के लिए संसद विधि द्वारा निर्णय कर सकती है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के संविधान में कितने भाग हैं? टोटल 25 भाग हैं। कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। तो मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थीं, लेकिन विभिन्न संविधान संशोधनों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में कुल जो है 300, यहाँ पे 295 नहीं होगा दोस्तों, यह होगा 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर जो ऑप्शन में आपका 22 और 25 दोनों रहेगा
तो इसमें 22 ही मारिएगा, क्योंकि क्या है, अगर 22 न रहेगा तब 25 मारिएगा। यहाँ पे आपका आप जो आंसर दे रहा है ये 25 नहीं यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अगर देखेंगे तो 22 भाग ही हैं टोटल, उसमें से कई जैसे 22 भाग है, 5 का ए हो गया या 4 का ए हो गया, ऐसे भाग जोड़ के टोटल 25 भाग हुए हैं। लेकिन मेनली जो है वो 22 भाग ही हैं। इसी तरह से टोटल 395 अनुच्छेद अभी भी हैं, लेकिन उसमें 395 का क, 394 का क, ऐसे जोड़ जोड़ के टोटल 470 अनुच्छेद हो गए हैं। तो अगर ऑप्शन में न रहे तब आप मारिएगा, लेकिन ऑप्शन में अगर 22 है तो आप 22 को ही टिक करिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 169 के अनुसार राज्यों को विधान परिषद का गठन एवं विघटन करने का अधिकार है, परंतु इसके लिए प्रस्तुत विधेयक का विधानसभा में विशेष बहुमत 2/3 से पारित होना अनिवार्य है। भारतीय संविधान के भाग 21 में, जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल है, भाग 21 में जिसमें अनुच्छेद 371 शामिल, इसमें कुछ राज्यों के अस्थायी, परिवर्ती और विशिष्ट स्थिति प्रदान करने संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 371 के तहत जो है प्रश्नगत विकल्प के अनुसार हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 335A जो है वो 1954 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? तो 1954 में जोड़ा गया, और जो जम्मू कश्मीर से संबंधित अनुच्छेद 370 का विस्तार है। यह राज्य के अस्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर राज्य की विधायिका को शक्ति प्रदान करता है। जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 लागू होने के बाद अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 समाप्त हो गया। अनुच्छेद 336 में कुछ सेवाओं के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए विशेष प्रावधान मिलता है। इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात 2 वर्ष के दौरान संघ की रेल, सीमा शुल्क, डाक व तार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों की नियुक्ति उसी आधार पर की जाएगी जिस आधार पर 15 अगस्त 1947 के ठीक पहले की जाती थी। आगे देखते हैं दोस्तों। तो संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? तो अनुच्छेद 78 में किसका वर्णन किया गया है? तो प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित है। क्या है? प्रधानमंत्री को अवगत कराने के कर्तव्य से संबंधित है। 78 अनुच्छेद 78 हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। तो यह है अनुच्छेद 78 के तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संघ के कार्यपालक के प्रशासक संबंधी और विधान विषयक प्रस्थानों और मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संसूचित करें तथा जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे भी। ठीक है। आगे है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार है? तो किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज? तो 19 का ए है। कौन सा? 19 का 1 हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है, जिसमें से आपका एक ये भी अधिकार है कि ध्वज आप फहरा सकते हैं। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्य मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। किसका? तो 163 के तहत राज्य मंत्री परिषद का उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। 163 में राज्य मंत्री परिषद का उपबंध किया गया है। 164 में मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करेगा, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल और मुख्यमंत्री के सलाह पर करेगा, तथा मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पे अपने पद धारण करेंगे। अगला देखते हैं दोस्तों। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 में संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में है। किसमें संबंध में है? तो संसद में स्थान रिक्त होने के संबंध में अनुच्छेद 99 में यह प्रावधान है कि संसद के प्रत्येक सदन का सदस्य अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 97। इस अनुच्छेद में सभापति, उपसभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते का प्रावधान है। और अनुच्छेद 100 जो है आपका, इस अनुच्छेद के तहत स्पीकर को कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत देने का अधिकार है, अनुच्छेद 100 के तहत। ठीक है। केशवानंद भारती बनाम मामले 1973 में उच्चतम न्यायालय ने अपने पूर्व व्याख्या को अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है जिसमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधित किया जा सकता है। प्रस्तावना में आज तक एक बार संशोधन किया जा चुका है, जिसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द सम्मिलित किए गए। आगे देखते हैं दोस्तों। तो संविधान के प्रारंभ होने के बाद नागरिकता से संबंधित प्रावधानों
को भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में दिया गया है। प्रासंगिक भारतीय कानून नागरिकता अधिनियम 1955 है, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 को 7 जनवरी 2004 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई और 3 दिसंबर 2004 को यह अस्तित्व में आया। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 के द्वारा संशोधित किया जा रहा है। नागरिकता संशोधन अध्यादेश 2005 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था और यह 28 जून 2005 को अस्तित्व में आया। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो कौन सा है? तो वह संभाषण का अधिकार जो है यह मौलिक अधिकार के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया। इसके अलावा जो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है, ये तीनों को मौलिक अधिकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। समानता का जो अधिकार है यह अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के बीच में है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 है। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार जो है 25 से लेकर 28 तक है। और संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30 है। और संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 था, इसे जो समाप्त कर दिया गया और यह से एक विविध अधिकार बना देगा। मौलिक अधिकार को समाप्त करके क्या बना देगा? विविध अधिकार बना देगा। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो किसे? तो वह है मौलिक अधिकारों को। मौलिक अधिकारों को समान तौर पर उद्देश्य प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है, परंतु भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कहा है, जो कि एक मूल अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय नागरिक का मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? तो वह है निजता का अधिकार। निजता का अधिकार मूलभूत अधिकार। इसके अलावा समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, यह क्या हो जाएगा? मूलभूत अधिकार हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। तो भारतीय नागरिक को निजता का अधिकार मूलभूत नहीं था। वर्ष 2017 में 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया। देखिए, जब शुरू में क्या था कि इसमें पहले नहीं था, लेकिन क्या 2017 में 9 जजों वाली सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सर्वसम्मति से निजता के अधिकार को क्या बना दिया? मौलिक अधिकार बनाया। अब पीठ ने कहा कि निजता का अधिकार जो है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए जाएंगे। किसके तहत? 21 के तहत जो है जीने का अधिकार और व्यक्ति की स्वतंत्रता का एक हिस्सा बना दिया गया निजता का अधिकार। कब? 2017 में। कब? 2017 में। आगे देखते हैं तो हीबियस कार्पस क्या हो जाएगा? हीबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ है शरीर लेकर आओ और बंदी को न्यायालय के सामने पेश किया जाए। शरीर लेकर आओ या बंदी को न्यायालय के सामने पेश किया जाए। इस रीट के द्वारा न्यायालय कारावास में रखे गए बंदी या बनाए गए व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित करा सकता है और उस व्यक्ति के निरुद्ध या बंदी बनाए जाने या किए जाने के कारणों की जांच कर सकता है। यदि निरुद्ध बंदी बनाया जाने वाला कोई भी विधिक औचित्य नहीं है तो उस व्यक्ति को स्वतंत्र कर दिया जाता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो अनुच्छेद 226 के तहत यह रीट जारी करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को किसी राज्य में यह ज्ञात हो जाए कि राष्ट्र की संवैधानिक या संविधानिक तंत्र विफल हो गया है अथवा राज्य संघ की कार्यपालिका के किसी निर्देशों का अनुपालन करने में असमर्थ हो गया है, तो वहाँ आपात स्थिति यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। उपरोक्त दिए गए राज्यों में तमिलनाडु, उत्तराखंड, झारखंड राज्यों में अब तक राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है, किंतु छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया गया है। तो कौन सा राज्य है जहाँ पे राष्ट्रपति शासन नहीं लगा है? तो वह राज्य है छत्तीसगढ़। आगे देखते हैं दोस्तों। तो बीबी गिरी भारत के ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया। इनको सन 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बीबी गिरी जो देश के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति थे।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनकी उपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 164 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 217 तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 124 और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो देखिए 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यों के राज्यपाल के द्वारा की जाएगी और अनुच्छेद 217 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 124 के तहत की जाएगी और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति जो है अनुच्छेद 155 के तहत की जाएगी। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में होने वाले विवाद में अंतिम फैसला लेने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट का है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा उच्च अपीली अदालत है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनता है। इसके अलावा राज्यों के विवादों या मौलिक अधिकारों या मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन से संबंधित याचिकाओं को आमतौर पर उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीधे रखा जाता है। आगे देखते हैं, 1968 में पहली बार लोकपाल विधेयक भारत के संसद में पेश हुआ था। लोकसभा में यह विधेयक 1969 में पारित हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटका रहा। इसी बीच लोकसभा भंग होने के चलते यह विधेयक पहली बार ही समाप्त हो गया था। 8 असफल प्रयासों के बाद वर्ष 2013 में लोकपाल विधेयक पारित हो गया। वर्ष 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह अधिनियमित हो गया। लोकपाल में एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्य होंगे। 8 सदस्यों में से आधे जो है न्यायिक पृष्ठभूमि से और आधे सदस्य जो है अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक और महिलाएं होंगे। ठीक है, तो यह लोकपाल विधेयक जो है पहली बार कब पेश हुआ संसद में, तो 1968 में। अब पारित कब किया गया था यह विधेयक लोकसभा में, तो 1969 में, लेकिन यह राज्यसभा में अटका रहा। 2013 में इस विधेयक को पारित कर दिया गया। 2014 में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही यह अधिनियमित हो गया। आगे देखते हैं दोस्तों, तो भारत का जो संविधान है, भारत का संविधान 31वें संशोधन द्वारा अधिनियमित 1973 के द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या जो है 525 से 545 कर दी गई। कब? 1973 के माध्यम से 31वें संविधान संशोधन के तहत। केंद्र शासित राज्यों का प्रतिनिधित्व 25 से घटकर 20 कर दिया गया। भारतीय संविधान का संशोधन संविधान में परिवर्तन करने की प्रक्रिया जो संसद द्वारा किए गए थे। आगे देखते हैं दोस्तों, इसी में तो संसद के वर्तमान सत्र को निष्कासन को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं स्थगन कहते हैं। निष्कासन को क्या कहते हैं? स्थगन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी समिति के प्रत्येक सदन में होता है? तो अस्थायी समिति के प्रत्येक सदन में होता क्या होती है? तो ये याचिका समिति होती है, व्यापार परामर्शदात्री समिति होती है, विशेषाधिकार समिति होती है। यानी कि इनमें से सभी जो होते हैं सभी के सभी क्या हैं? अस्थायी समिति होते हैं। ठीक है, आगे देख भी लेते हैं। तो संसदीय समितियां जो हैं वर्तमान व्यवस्था का अपरिहार्य और अभिन्न अंग हैं। संसदीय समितियों का गठन जो है संविधान के अनुच्छेद 118(1) के अंतर्गत निर्मित प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों के तहत किया जाता है। भारत में संसदीय समितियां 2 प्रकार की होती हैं, एक पहला अस्थायी समितियां और दूसरा तदर्थ समितियां। अस्थायी समितियां जो होती हैं, जो आप लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन कौन से थी, इसको मैं दिखा देता हूं। तो ये थी आपकी याचिका समिति, विशेषाधिकार समिति और व्यापार परामर्शदात्री समिति। ठीक है दोस्तों, तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों, भारत में किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया? किस वर्ष खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम पारित किया गया? तो यह 2006 में। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित किया गया था। इस अधिनियम का विस्तार जो है संपूर्ण भारत में इस अधिनियम के तहत खाद्य आधारित मानक स्थापित करने तथा उसके विनिर्माण, भंडारण, वितरण और आयात को विनियमित करने आदि के लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए 3 सदस्यीय समिति रामनंदन समिति 1992 ईस्वी में थी। इसे 1993 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और उसे स्वीकार कर लिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा होते हैं।
प्रतिवर्ष सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद में 3 सत्र अधिवेशन होते हैं। पहला जो बजट सत्र जिसे फरवरी और मई के बीच में होता है। मानसून सत्र जो है जुलाई से अगस्त तक चलता है और शीतकालीन जो सत्र होता है नवंबर से दिसंबर तक चलते हैं। और राज्यसभा में एक वर्ष में क्या होता है 4 अधिवेशन होता है। तो राज्यसभा में एक वर्ष में कितने अधिवेशन होते हैं 4 अधिवेशन होते हैं। संचित निधि जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत स्थापित है। एक ऐसी निधि है जिसमें समस्त एकत्र कर राजस्व जमा लिए गए ऋण जमा किए जाते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी निधि है जो संसद के अधीन रखी गई है। कोई भी धन इसमें से बिना संसद के पूर्व स्वीकृति के निकाला या व्यय नहीं किया जा सकता है तथा जमा या भारित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 266 प्रत्येक राज्य की समेकित निधि का वर्णन करता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में एक से अधिक सीट हैं। तो एक से अधिक सीटें किस लोकसभा में हैं तो वह है मेघालय। इसके अलावा जो है सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड है, इसमें केवल एक सीट है। और मेघालय में कितने हैं 2 हैं। तो कौन कहाँ पे एक सीटें हैं लोकसभा में तो सिक्किम हो गया, मिजोरम हो गया, नागालैंड हो गया। और लोकसभा में सबसे अधिक सीटों वाला जो राज्य है वह है उत्तर प्रदेश। टोटल 80 सीट है। कितने 80 सीट हैं। लोकसभा के प्रथम आम चुनाव जो है 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच में संपन्न हुए। इस चुनाव में 489 सीटों में 364 सीटें जीतकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बहुमत हासिल किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू लोकतांत्रिक रूप से चुने गए देश के पहले प्रधानमंत्री बने। वर्तमान में 17वीं लोकसभा कार्यरत है। इसका कार्यकाल जो है 2024 में पूर्ण होगा। संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद का संयुक्त सत्र जो है राष्ट्रपति द्वारा आहूत किया जाता है। अनुच्छेद 118(4) के अनुसार इन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है एवं उनकी अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष तथा उनकी अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति द्वारा अध्यक्षता की जाती है। राज्य देख लेते हैं और लोकसभा में सदस्यों की संख्या। तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सदस्यों की संख्या है। महाराष्ट्र में 48 हो जाएगा। आंध्र प्रदेश में 25 है। पश्चिम बंगाल में 42 है और बिहार में कितना है 40 है। भारतीय संविधान के केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान में केंद्र और राज्यों में संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की संघीय संरचना का प्रावधान किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन भारत राज्य सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजना पर आधारित है। इनमें से कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने संसद का सामना नहीं किया? तो संसद का सामना ही नहीं किया तो ये थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने संसद का सामना नहीं किया था। इनका कार्यकाल 28/7/1979 से लेकर 14/1/1980 तक रहा। चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या जो 60 और 500 होनी चाहिए। अपवाद के स्वरूप में देखेंगे तो गोवा में 40 सीट है, मिजोरम में 40 है, सिक्किम में 32 है। अनुच्छेद 371 के तहत जो है विशेष राज्य का दर्जा देकर ये व्यवस्था की गई है। विधान परिषद जो है राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। अनुच्छेद 169 के तहत संसद विधि द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन और या उत्साधन के उपबंध कर सकती है यदि उस राज्य के विधानसभा तत्व संबंधी संकल्प अपनी कुल सदस्य संख्या से बहुमत तथा उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित कर दें। अनुच्छेद 171 के तहत विधान परिषदों का गठन का प्रावधान किया गया है। वर्तमान में 6 राज्यों यथा आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का अस्तित्व है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल जो है 6 वर्ष होता है। जिला और सत्र न्यायाधीश के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। तो किसके अधीन कार्य करते हैं? तो राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कार्य करते हैं जिला और सत्र न्यायाधीश। ठीक है, तो जिला और सत्र न्यायाधीश राज्य के उच्च न्यायालय के
अधीन सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। सेशन जज या जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी है। भारत की न्याय व्यवस्था एकल एवं एकीकृत है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो मद्रास और बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय जो है किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः 1800 और 1823 ईस्वी में स्थापित किए गए थे। भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई एवं कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय को प्रेसिडेंटी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। मद्रास एवं बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय किंग जॉर्ज तृतीय द्वारा क्रमशः 1800 और 1823 ईस्वी में स्थापित किए गए थे। भारत में उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कब? 1861 के तहत विभिन्न प्रांतों में उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में सर्वोच्च न्यायालय को तथा प्रेसिडेंटी शहरों में सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 तक क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों, अधिकार क्षेत्र और प्रक्रियाओं का वर्णन करते हैं। अनुच्छेद 124 के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती तब तक 7 से अधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। वर्तमान में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को मिलाकर कुल 34 न्यायाधीश हैं। कितने? 34 न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायपालिका की पहली मुस्लिम महिला न्यायमूर्ति एम फातिमा बीबी थी और उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो थी लीला सेठ हिमाचल प्रदेश की थी। आगे देखते हैं दोस्तों, राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो है राज्य का राज्यपाल करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन राज्य निर्वाचन आयोग SEC का गठन किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य जो है पंचायतों का निर्वाचन नामावली तैयार करना, अधीक्षण एवं चुनाव कराना है। आगे भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 29 तक में निर्वाचन के बारे में उपबंध किया गया है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त एवं दो आयुक्तों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की वही प्रक्रिया है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की है, अर्थात संसद के विशेष बहुमत से ही पारित कर संकल्प द्वारा ही हटाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग करके वोट डालने या वोटों की गिनती करने के कार्य को करने में सहायता करती है। EVM के 2 यूनिटों से तैयार किया जाता है, कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट। इन यूनिटों को केबल की सहायता से एक दूसरे से जोड़ा जाता है। 1982 में EVM का इस्तेमाल पहली बार केरल राज्य विधानसभा चुनाव में किया गया। कहाँ पे? तो केरल राज्य विधानसभा चुनाव में किया गया था। आगे भारत निर्वाचन आयोग के अनुसार 2020 तक भारत में मतदान करने हेतु न्यूनतम आयु जो है 18 वर्ष है। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 प्रभावी होने की तिथि जो है 28/3/1989 के तहत मतदान की सीमा आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यातव्य है कि 25 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के पहले गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर निर्वाचन आयोग अस्तित्व में आया। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950 को। भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। इसका उद्देश्य जो है स्वतंत्र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करना है। संविधान का अनुच्छेद 324 से 29 तक निर्वाचन आयोग और सदस्यों की शक्तियाँ, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित प्रावधान किया गया है। तो अगर पूछेगा कि भारत का चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई है तो 25 जनवरी 1950 को। कब? 25 जनवरी 1950 को। आगे देखते हैं दोस्तों, नोटा जो है, नोटा के विकल्प को कब भारतीय मतदान प्रणाली के हिस्से के रूप में शामिल किया गया? तो 2013 में। कब? 2013 में। नोटा मतलब नन ऑफ एबव का उपयोग भारतीय मतदान प्रणाली में पहली बार 2013 में किया गया था। स्थानीय चुनावों के मतदाता
मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला जो छत्तीसगढ़ जो है भारत का पहला राज्य है। आगे देखते हैं दोस्तों, चुनावी प्रक्रिया में नागरिकों की बढ़ती भागीदारी के लिए भारत के निर्वाचन आयोग ने पूरे देश में 25 जनवरी 2019 को 8वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। ध्यातव्य है कि वर्ष 2011 से निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की गई। ठीक है, तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने की शुरुआत की गई। आगे देखते हैं, आज़ादी के बाद भारत में पहले आम चुनाव कब हुए थे? तो 1952 में हुए थे। कब हुए थे? 1952 में हुए थे। केसी नियोगी की सिफारिश के आधार पर केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव को पारित करके 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई। यह एक संविधानोत्तर गैर संवैधानिक और परामर्शदात्री निकाय था। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते थे। 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने ले लिया। किसने ले लिया? तो नीति आयोग ने ले लिया। आगे देखते हैं, इसमें केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। कहाँ पे नहीं है? तो दिल्ली में जो है पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था ग्राम, तालुका और जिला आते हैं। इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव से 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। अनुच्छेद 40 में राज्यों के पंचायतों के गठन का निर्देश दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। आगे देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली के मध्य स्तर अंचल समिति को हटाने और राज्य में 2 स्तरीय प्रणाली स्थापित करने के लिए मार्च 2018 में एक विधेयक पारित किया। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अनुच्छेद 243 के अनुसार मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत का गठन नहीं हो सकता जिसकी जनसंख्या जो है 20 लाख से अधिक है। 2 स्तरीय प्रणाली में ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के मध्य प्रत्यक्ष संबंध होगा। लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में एल.एम. सिंघवी समिति बनाई गई। कौन सी समिति बनाई गई 1986 में? तो एल.एम. सिंघवी समिति बनाई गई। सिंघवी समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अशोक मेहता समिति का गठन 1977 ईस्वी में किया गया। अब बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए सिंघवी समिति का गठन किया। कब किया गया था? 1986 में किया गया था। और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में किया गया। हरियाणा जो है पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 के अनुसार पंचायत चुनाव लड़ने के लिए समान प्रत्याशियों को न्यूनतम योग्यता 10वीं पास और महिलाओं और सामान्य अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए न्यूनतम 8वीं पास रखी गई। यदि कोई अनुसूचित जाति की महिला पंच का चुनाव लड़ती है तो उसके लिए 5वीं पास होना अनिवार्य है। राजस्थान के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य बना जहाँ पे पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारित की गई है। राजस्थान में लगभग 93% आदिवासी महिलाएं सरपंच के पद के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती हैं क्योंकि वे पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा संबंधी आवश्यक योग्यता कक्षा 5 पास होना अनिवार्य है। ऐसा राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 में किया गया। राष्ट्रपति का जो शासन है राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 356 में वर्णित है और वित्तीय आपात जो 360 में है। और भारत के राष्ट्रपति के पास कुछ महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। ऐसे तो 3 शक्तियां होते हैं आपका, अनुच्छेद 352 है, 356 है, 360 है। और इसके अतिरिक्त भी जो महत्वपूर्ण शक्तियां जैसे कि मान लीजिए संसद सदस्यों का मनोनयन का अधिकार इसी के पास होता है। अध्यादेश जारी करने का शक्ति जो होता है 123 के अनुसार, क्षमादान की शक्ति 72 के अनुसार, नियमित नियुक्त संबंधी अधिकार प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मुख्य न्यायाधीश और महान्यायाधीश एजी आदि की एजी जो अटॉर्नी जनरल जो हो जाएंगे इनकी नियुक्ति संबंधी अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है।
इंदिरा गांधी ने 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश के प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। 1975 में 1975 में विपक्षी दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई मुद्रास्फीति, अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति और अनियंत्रित भ्रष्टाचार पर इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत प्रदर्शन किया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि इंदिरा गांधी ने पिछले चुनाव के दौरान अवैध तरीके से इस्तेमाल किया। इस बात ने आग का काम किया। इस कारण लोगों में उनके प्रति क्रोध भी बढ़ गया। श्रीमती गांधी ने 26 जून 1975 के दिन इस्तीफा देने के बजाय देश में आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा करवा दी थी। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में आकस्मिक निधि का वर्णन है। इस निधि को राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा रखा जाता है। यह निधि जो है राष्ट्रपति के अधिकार में रहती है और वह किसी अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम दे सकता है। इसे बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जा सकता है। किसके द्वारा? तो संसद द्वारा। तो आकस्मिक निधि का वर्णन किस अनुच्छेद में है? 267 में है। किस में है? 267 में है। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक जो है आपका जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 को भारत के उच्च सदन राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 में पेश किया था। यह अधिनियम उसी दिन राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया तथा अगले दिन 6 अगस्त 2019 को लोकसभा ने इसे पारित कर दिया। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 9 अगस्त 2019 को स्वीकृति दे दी और इस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण किया गया। आगे संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष यानी सेकुलर एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में व्यापक परिवर्तन किए गए। इसके तहत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 को और भाग 4 को के तहत जोड़ा गया। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, तो 34वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1974 में, इसके द्वारा राज्यों द्वारा पारित 20 भू सुधार अधिनियम की 9वीं अनुसूची में शामिल करते हुए उन्हें न्यायालय द्वारा संवैधानिक वैधता के परीक्षण से मुक्त किया गया। 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और इस संविधान की प्रथम अनुसूची में शामिल किया गया। 37वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्री परिषद की स्थापना की गई। 1 अगस्त 2015 को भारत और बांग्लादेश के बीच हुई भू सीमा संधि के लिए 16वां संविधान संशोधन किया गया। इसके तहत दोनों देशों ने आपसी सहमति से कुछ भू भागों का आदान प्रदान किया। इस समझौते के तहत बांग्लादेश से भारत में शामिल लोगों को भारतीय नागरिकता भी दी गई। 99वें संविधान संशोधन 2014 के द्वारा राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना जो है 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा तथा वस्तु एवं सेवा कर GST लागू किया गया। 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू किया गया। आगे है समान वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा एवं सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण सुनिश्चित करने वाला 124वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया गया और इसे 103वें संविधान संशोधन के रूप में जाना जाता है। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 के प्रस्तावित मसौदे में निम्न में क्या शामिल नहीं है? तो क्या शामिल नहीं था? तो ये था आचमन युक्त धारा। कौन सा था? तो आचमन युक्त धारा। राष्ट्रीय जल संरचना विधेयक 2016 में अविरल धारा, निर्मल धारा, स्वच्छ धारा प्रस्तावित मसौदे में शामिल है, जबकि आचमन युक्त धारा इसमें शामिल नहीं है। 93वां संविधान संशोधन सरकार में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण प्रदान करता है। इस संशोधन अधिनियम के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 जोड़ा गया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है। संविधान का 99वां संशोधन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग
जीएसी की स्थापना से संबंधित है। सुप्रीम कोर्ट भारतीय संविधान का संरक्षक है। भारतीय संसद के कानून की व्याख्या करने वाला सबसे बड़ा अभिकरण है। भारतीय संसद के कानून की व्याख्या करने का सबसे बड़ा अभिकरण है। 14 अक्टूबर 2015 को मुख्य न्यायाधीश JS खेर की अध्यक्षता वाली पीठ ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के अधिनियम और 99 संविधान संशोधन अधिनियम को रद्द कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया। कॉलेजियम प्रणाली को पुनः क्या कर दिया गया? बहाल कर दिया गया। आगे देखते हैं दोस्तों, भारत संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा जो है हिंदी और लिपि जो है देवनागरी होगी। कैसी? तो भाग 17 के अनुच्छेद 343 के अनुसार, अनुच्छेद 343 के 2 और खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजकों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिसके लिए वे ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। आगे देखते हैं दोस्तों, तो राजभाषा अधिनियम धारा 3 के माध्यम से संघ के राजकीय कार्यों के लिए अंग्रेजी भाषा के निरंतर इस्तेमाल को 1965 में लागू किया गया था। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। गोवा का कार्यालयी भाषा जो है कोंकणी है। कैसे है? तो गोवा का कार्यालयी भाषा जो है कोंकणी है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कोंकण प्रदेश में प्रचलित बोली को सामान्यतः कोंकणी कहते हैं। कोंकणी के अलावा मराठी और अंग्रेजी गोवा की सहायक कार्यालयी भाषा हैं। कैसी हैं? तो सहायक कार्यालयी भाषा हो जाएंगी। और नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय जो भाषा वह कैसा है? तो अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी। नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। नागालैंड भारत का उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी कोहिमा है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में और 1967 में अंग्रेजी भाषा को नागालैंड की राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है जिसे संक्षेप में महालेखा परीक्षक कहा जाता है। यह भारतीय लेख परीक्षण और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रक राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पे होता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया CAG कहा जाता है, भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। भारत के संविधान के तहत क्या हिस्सा है? तो एक स्वतंत्र प्राधिकरण है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवाओं की शर्तों से संबंधित है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के न्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति, योग्यता, पदावधि, वेतन, कार्य तथा अधिकारों का उल्लेख है। इसकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति करता तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर यह बना रहता है, अर्थात उसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। महान्यायवादी जो है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में लोकसभा की 2% सीटें प्राप्त करना अनिवार्य है, या 4 अथवा अधिक राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में वैध मतों का 6% मत पाना और लोकसभा में 4 सीटें हासिल करना अनिवार्य है, या उस दल को 4 या उससे अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल की मान्यता प्राप्त हो। आगे देखते हैं, तो भारत में जैसे कुछ प्रमुख राजनीतिक दल उसके स्थापना वर्ष देख लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई है। अब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में। कब? 1980 में। अब बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1984 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1964 में। और तृणमूल कांग्रेस की स्थापना 1998 में। कब? 1998 में। आगे देखते हैं दोस्तों, मिजो नेशनल फ्रंट
यानी MNF के संस्थापक कौन है? तो ये थे लाल डेंगा। कौन थे? लाल डेंगा। मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक लाल डेंगा थे। मिजो नेशनल फ्रंट एक मिजो राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य मिजोरम में सक्रिय है। इसका चुनाव चिन्ह जो है टाइगर है। इसके वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है जोरामथंगा है। कौन है? जोरामथंगा है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह इनमें से क्या है? तो प्रतीक चिन्ह मक्के और हसिया है। क्या है? मक्के और हसिया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी एक साम्यवादी दल है जिसकी स्थापना एम.एन. राय ने 26 दिसंबर 1925 में कानपुर में किया था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतीक चिन्ह जो है मक्के की बाली और हसिया है। एन टी रामाराव ने तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना कब की थी? तो 29 मार्च 1982 में। कब? 29 मार्च 1982 में एन टी रामाराव तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 में आंध्र प्रदेश में की थी। यह एक लोकप्रिय अभिनेता भी थे। कैसे थे? तो एक लोकप्रिय अभिनेता भी थे। उसके बाद है कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तो किस राजनीतिक दल के नेता हैं? तो तेलंगाना राष्ट्र समिति के। किसके? तेलंगाना राष्ट्र समिति के। तो कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव जो हैं तेलंगाना राष्ट्र समिति के नेता हैं। तेलंगाना नामक अलग राज्य की मांग को लेकर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। चंद्रशेखर राव जो तेलंगाना राज्य के प्रथम और वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना 29 मार्च 1982 में भारत के आंध्र प्रदेश प्रांत के एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है। इसके वर्तमान अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू हैं। तेलुगु फिल्मों के अभिनेता एन टी रामाराव इस पार्टी के संस्थापक हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे और होमगढ़ परिषद के संस्थापक प्रफुल्ल कुमार महंत थे। केरल में एक राज्य स्तरीय राजनीतिक पार्टी है। इसका गठन 1979 में केरल कांग्रेस से अलग होने के बाद हुआ। इसके नेता और अध्यक्ष एम मणि हैं। इसके कार्यकारी अध्यक्ष पीजे जोसेफ हैं और इसके उपाध्यक्ष CF थॉमस हैं। कौन है? CF थॉमस हो जाएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। ई मधुसूदन भारतीय राज्य तमिलनाडु के एक राजनेता हैं जो वर्तमान में 2010 में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का नेतृत्व करते हैं। इनकी स्थापना 1972 में ईस्वी में पूर्व अभिनेता और राजनीतिक AMC रामचंद्रन ने की थी। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम द्रमुक भारत की एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी है जो मुख्य रूप से तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्य में सक्रिय है। इसका गठन जो है जस्टिस पार्टी और द्रविड़ कड़गम से मतभेद के कारण हुआ था। इस पार्टी की स्थापना CN अंदादुरई ने लोकतांत्रिक समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा से किया। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज। वर्तमान में इस पार्टी के अध्यक्ष थे वह MK स्टालिन है। कौन है? तो MK स्टालिन। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पिंगाली वेंकैया ने तैयार किया था। उन्होंने मूल रूप से दो लाल और एक हरी पट्टी का सुझाव दिया था जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक था। तिरंगे की श्वेत पट्टी और चक्र का सुझाव महात्मा गांधी ने दिया था। उन्होंने यह सुझाव बाकी सभी समुदायों के मध्य शांति के प्रतीक के रूप में सुझाया था। चक्र भारतीय समृद्धि के प्रतीक के रूप में सुझाया गया था। राज्य और राजकीय पशु के बारे में देखते हैं तो महाराष्ट्र में जो राजकीय पशु है विशालकाय गिलहरी है। हरियाणा में जो है ब्लैक बग या काला हिरण है और हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुआ हो जाएगा। गोवा में गौर हो जाएगा। गोवा में गौर, हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुआ है, हरियाणा में ब्लैक बग या काला हिरण और महाराष्ट्र में विशालकाय गिलहरी हो जाएगी। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था? तो किस वर्ष प्रभावी हुआ था? तो 2002 में। कब? 2002 में। भारतीय ध्वज को फहराने व प्रयोग करने के बारे में दी गई निर्देश है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 26 जनवरी 2002 से पूरे देश में लागू कर दिया गया। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय नागरिकों को निजी संस्थानों आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। आगे देखते हैं तो राज्य और उसके प्रमुख राज्य खेल देखते हैं तो हरियाणा का राज्य खेल है कुश्ती हो जाएगा, उत्तराखंड का हो जाएगा फुटबॉल और मध्य प्रदेश का हो जाएगा हॉकी और उत्तर प्रदेश का हो जाएगा हॉकी और मध्य प्रदेश का जो है वह मलखम्ब है। क्या है? मलखम्ब जो है राज्य खेल है। भारतीय राष्ट्रीय
ध्वज में अशोक चक्र क्या दर्शाता है? तो अशोक चक्र जो है धर्म के नियत का चक्र है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र का स्थान दिया गया। अशोक चक्र में 24 तिलियां हैं। अशोक चक्र जो है धर्म एवं निष्ठा का प्रतीक है। किसका है? तो धर्म और निष्ठा का प्रतीक है अशोक चक्र। कमल का राज्य फूल है। किसका राज्य फूल है? तो कर्नाटक का राज्य फूल है कमल। तो कमल जो है भारत के कर्नाटक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, कौन कौन? तो कर्नाटक, हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य का राजकीय पुष्प है। झारखंड का राज्य फूल क्या है? तो झारखंड का राज्य फूल जो है फ्लास है। क्या है? फ्लास है। झारखंड का राजकीय पुष्प जो है वह फ्लास है। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल जो है फ्लास है, जिसे ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। ढाक या टेसू के नाम से भी जाना जाता है। बुरुस का फूल का राज्य फूल है। किसका राज्य फूल है? तो वह है नागालैंड का। किसका? नागालैंड का हो जाएगा। तो बुरुस का फूल जो है नागालैंड का राजकीय फूल है, जबकि त्रिपुरा का नागकेसर, तेलंगाना का तरवार और कसोद एवं सिक्किम का नोबल आर्किड है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो आंध्र प्रदेश का राज्य पशु जो है काला हिरन है। काला हिरन कृष्ण मृग बारहसिंगा की इकलौती जीवित प्रजाति है। यह भारत के अलावा पाकिस्तान और नेपाल में भी पाई जाती है। भारत में 1972 के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत काले हिरन का शिकार पर प्रतिबंध है। तो 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची के तहत काले हिरन के शिकार पर प्रतिबंध है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो यह राष्ट्रीय प्रतीक जो है यह सारनाथ का अशोक द्वारा स्थापित सिंह स्तंभ हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज हो जाएगा तिरंगा, केसरिया, सफ़ेद और हरा। राष्ट्रगान जनगण मन हो जाएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम हो जाएगा। राष्ट्रीय कैलेंडर जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर या शक संवत जिसे कहते हैं। राष्ट्रीय पुष्प जो है कमल हो जाएगा। और राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर, जिसका वैज्ञानिक नाम जो होता है पाओ क्रिस्टेटस होता है। राष्ट्रीय पशु जो है बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है, लिनियानस है। अब राष्ट्रीय फल जो है आम है, इसका वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका हो जाएगा। और अगला जो है राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद, इसे फाइकस बेंगालिसिस है। क्या है? फाइकस बेंगालिसिस इसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। आगे देखते हैं। तो भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 22 दिसंबर 1953 को न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में किया गया। इस आयोग के 3 सदस्य न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर थे। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके आधार पर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद में पारित हुआ। इस अधिनियम के तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गई। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है। इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं, जिसकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती। इन सभी की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा एक समिति के सिफारिश पे की जाती है। तो अगर आपसे पूछ लेगा तो कौन सा इसमें संवैधानिक निकाय नहीं है, तो केंद्रीय सूचना आयोग जो है आपका एक संवैधानिक निकाय नहीं होता है। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद सांप्रदायिक समस्या की जांच करने के लिए तेज बहादुर संप्रू की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, जिसमें 30 सदस्य थे। समिति की रिपोर्ट 1945 में प्रकाशित हुई, जिसमें भारत के संवैधानिक भविष्य के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। रिपोर्ट में पाकिस्तान के लिए मुस्लिम लीग की मांग को खारिज कर दिया गया तथा रिपोर्ट में संविधान बनाने वाली संस्था के गठन का सुझाव दिया गया। भारत के लिए एक नए संविधान की रूपरेखा तैयार करेगी, जिसमें मुस्लिम और हिंदुओं का प्रतिनिधित्व समान होगा। धर आयोग और जेवीपी समिति के गठन का उद्देश्य जो है भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की व्यवहारिकता को देखना है। 1948 में गठित जेवीपी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की कमेटी यानी जेवीपी कमेटी ने अप्रैल 1949 में प्रस्तुत अपनी संस्तुतियों में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का पक्ष नहीं लिया था। बाद में श्री रामल्लू के 56 दिन के आमरण अनशन के कारण मृत्यु होने के बाद 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर
पहला राज्य जो है आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई। आगे देखते हैं दोस्तों, जनवरी 2018 में तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया और इस आयोग के चेयरमैन जो थे एरोल्ला श्रीनिवास को बनाया गया था। किसे बनाया गया था? तो एरोल्ला श्रीनिवास को बनाया गया था तेलंगाना और किसकी अध्यक्ष तेलंगाना सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया था। कब? जनवरी 2018 में। और इसके चेयरमैन को बनाए गए थे तो एरोल्ला श्रीनिवास। भारत सरकार द्वारा वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति पॉलिसी को तैयार करता है। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके अंतर्गत सरकार अपने व्यय और आगम के कार्यक्रमों का उपयोग राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार में वांछित प्रभाव डालने तथा अवांछित प्रभाव को रोकने में करती है। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें अब तक 2 पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। 1953 में पहला पिछड़ा आयोग का गठन काका साहब कालेलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया। द्वितीय पिछड़ा वर्ग जो है 20 सितंबर 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यानी बीपी मंडल की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत 4 भाषाएं आती हैं। कितनी भाषाएं आती हैं द्रविड़ भाषा के अंतर्गत? 4 भाषाएं। तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है और मलयालम। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम। मराठी भाषा जो है आर्य भाषा परिवार का सदस्य है। इसका विकास जो है संस्कृत के अपभ्रंश से हुआ। इसे बोलने वालों को कुल संख्या जो है 9 करोड़ है, जो 900 ईस्वी से प्रचलन में है। यह भी हिंदी के समान संस्कृत आधारित भाषा है जो महाराष्ट्र और गोवा के राज्य भाषा है। किसकी भाषा है? राजभाषा। तो महाराष्ट्र और गोवा की राज्य भाषा है। सरकारिया आयोग का गठन जो है जून 1983 में भारत सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर संस्तुति देने के लिए किया गया था। इस आयोग की अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजिंदर सिंह सरकारिया थे। आयोग ने अपनी रिपोर्ट वर्ष 1988 में सरकार को सौंपी, जिसमें केंद्र राज्य संबंधों को लेकर बिंदुवार 247 सिफारिशें की गई। कितनी? 247 सिफारिशें की गई। आगे देखते हैं, तो संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र राज्य वित्त संबंधी प्रावधान है। केंद्र सूची के विषयों पर कर निर्धारण का अधिकार जो है केंद्र सरकार को तथा राज्य सूची के विषयों पे राज्य सरकार को तथा समवर्ती सूची के विषयों पे दोनों कर निर्धारण करते हैं। इसके अनुसार संपदा शुल्क, सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क जो है केंद्र सरकार द्वारा संग्रहित किए जाते हैं, जबकि वित्तीय कर स्टाम्प शुल्क राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित किया जाता है। आरटीआई अधिनियम कब प्रभावी हुआ था? तो अक्टूबर 2005 में। कब? अक्टूबर 2005 में। तो सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, आरटीआई का अर्थ है कि कोई भी भारतीय नागरिक राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालयों और विभागों को किसी भी जानकारी जिसे सार्वजनिक सूचक माना जाता है को प्राप्त करने का अनुरोध कर सकता है। इसी के मद्देनजर भारतीय संसद ने सूचना का अधिकार अधिनियम 15 जून 2005 पारित किया, जिसे 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया। कब? 12 अक्टूबर 2005 को लागू कर दिया गया। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो किस वर्ष पारित किया गया? तो 1926 में। भारत में व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 में पारित किया गया था। यह अधिनियम जो है सिविल और आपराधिक कार्य के विरुद्ध मामलों में पंजीकृत श्रमिक संघों के संरक्षण प्रदान करता है। गुजरात भारत का पहला राज्य, झारखंड जो है दूसरा तथा उत्तर प्रदेश तीसरा राज्य है जिसने समान वर्ग के लोगों के लिए 10% आर्थिक आरक्षण लागू किया है। पहला कौन है? गुजरात, दूसरा है झारखंड और तीसरा है उत्तर प्रदेश। राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार द्वारा समान वर्ग के आरक्षण दिए जाने के फैसले के बाद इसे अपने राज्य में लागू किया है। इस समान वर्ग को ईडब्ल्यूएस की श्रेणी में रखा गया। कोठारी आयोग का गठन जो है 14 जुलाई 1964 को डॉक्टर DS कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यों के साथ किया गया। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के नाम से भी जाना जाता है। राजा मन्नार समिति जो 1969 से 1971, सरकारी आयोग 1983 से 1987 और पुंछी आयोग जो है पुच्छी आयोग जिसे कहते हैं 2007 से 2010 जो है केंद्र राज्य संबंधों में सुधार से संबंधित हैं। तो कौन कौन है? तो राज मन्नार समिति हो गई, सरकारिया आयोग हो गई और पुंछी आयोग जो है केंद्र राज्य संबंधों से सुधार से संबंधित है। और कोठारी आयोग जो है का गठन जो हुआ था 14 जुलाई 1964 को हुआ था। और यह किसका? कोठारी जो होता है मेरी शिक्षा से संबंधित सुधार के लिए गठित किया गया था।
आगे देखते हैं दोस्तों। सर्वप्रथम 15 अगस्त 1974 को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने स्वतंत्रता दिवस पर एक मुख्यमंत्री के रूप में ध्वज फहराया था। किसने सर्वप्रथम ध्वज फहराया था? तो 15 अगस्त 1974 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने स्वतंत्रता दिवस पर एक मुख्यमंत्री के रूप में राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसके बाद जुलाई 1974 को केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया कि गणतंत्र दिवस पर राज्यों के राज्यपाल और स्वतंत्रता दिवस पे राज्यों के मुख्यमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। आगे देखते हैं दोस्तों। तो मेनका गुरुस्वामी अरुंधति काटजू भारत की 2 प्रसिद्ध महिला वकील हैं जिन्होंने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 के विरुद्ध कानूनी लड़ाई का नेतृत्व किया। ध्यातव्य है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि देश में 2 बालिग लोगों के बीच समलैंगिक संबंध अपराध नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आईपीसी की धारा 377 के उस हिस्से को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया जिसमें कहा गया कि समलैंगिकता अपराध है। भारत में लोकपाल एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों की प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकता है। लोकपाल एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसका गठन एक अध्यक्ष और अधिकतम 8 सदस्यों से हुआ है। इस संस्था के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष आयु तक है। लोकपाल का जो है कार्यकाल। आगे देखते हैं निम्नलिखित में से भारत में स्थानीय सरकार का एक भाग नहीं है। तो कौन सा एक भाग नहीं है? तो वह है विकास प्राधिकरण। इसके अलावा जो है नगर पालिका, जिला परिषद और ग्राम पंचायत जो है यह ग्राम पंचायत के भाग हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम मूलतः ब्रिटिश औपनिवेशिक युग का है। इसका मूल संस्करण जो है भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1989 था। यह अधिनियम ब्रिटिश राज की नीतियों का विरोध कर रही कई भाषाओं के समाचार पत्रों की आवाज़ दबाने का उद्देश्य से लाया गया था। कौन सा? तो क्या था यह? भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1989। आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अर्धसंघीय स्वरूप का प्रावधान कनाडा से लिया गया है। अर्धसंघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का बंटवारा समान नहीं होता है। भारत को अर्धसंघीय व्यवस्था वाला देश कहा जाता है क्योंकि राज्यों की तुलना में केंद्रीय मशीनरी ज़्यादा ताकतवर होती हैं। भारत का केरल राज्य यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक के रूप में मान्यता नहीं देता है। हाल ही में गुजरात ने राज्य में रहने वाले यहूदियों की धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया है। गुजरात ने राज्य में रहने वाले यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। इसके साथ गुजरात भारत का तीसरा राज्य बन गया जिसने यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। इसके पूर्व पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र यहूदियों को धार्मिक अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान कर चुके हैं। निम्नलिखित में से किस देश में संघीय या फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है? किस में नहीं लागू है? तो वह है चीन। कौन सा देश है? तो चीन हो जाएगा। चीन में संघीय या फेडरल सरकार की प्रणाली लागू नहीं है वरन वहाँ पे एकात्मक शासन व्यवस्था स्थापित है। विश्व के अधिकांश देशों में एकात्मक शासन प्रणाली है। उदाहरण के लिए यूनाइटेड किंगडम, चीन, जापान, फ्रांस आदि। 26 जनवरी 1950 को पहला गणतंत्र दिवस समारोह इरविन स्टेडियम, जिसे अब नेशनल स्टेडियम के नाम से जाना जाता है, में मनाया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। इसके पश्चात वर्ष 1954 तक गणतंत्र दिवस समारोह जो कभी इरविन स्टेडियम, किंग्सवे राजपथ, लाल किला, रामलीला मैदान में मनाया जाता था। राजपथ पर इस परंपरा की शुरुआत 1955 में हुई। कब हुई थी? 1955 में। आगे देखते हैं दोस्तों। तो सीरियल पोर्ट जो कंप्यूटर की बाहरी दुनिया के साथ सूचनाओं की अदला बदली करने के योग्य बनाता है। पहले सीरियल पोर्ट मूल रूप से केवल डाटा भेज सकते थे, उसे रिसीव नहीं कर सकते थे, इसलिए बाद में 2 तरफा सीरियल पोर्ट को तैयार किया गया। ठीक है, तो ये तो दोस्तों ये कंप्यूटर क्वेश्चन इसमें मिक्स हो गया है। बाकी जितने क्वेश्चन थे टफ से टफ क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैं कंप्लीट करा चुका पॉलिटी के। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।